क्या आप सोचते हैं कि कोई देश राष्ट्रपति, सेना, झंडे और नक्शे की सीमाओं से बनता है? क्या हो अगर किसी देश का राष्ट्रपति कुत्ता, सेना, पानी की पिस्तौल वाला एक आदमी और मुद्रा बिस्कुट हो? सूक्ष्म राज्यों की दुनिया में आपका स्वागत है। ये नकली, स्वघोषित और मीम जैसे देश जो मजाक, कला व राजनीतिक विरोध के बीच कहीं बसते हैं। इन्हें न संयुक्त राष्ट्र और न ही पड़ोसी मान्यता देते हैं, फिर भी ये अपनी जिंदगी जीते हैं अपने प्रतीक चिन्हों, पासपोर्टों, वीजा कानूनों व सीमाओं के साथ। कुछ द्वेषवश, कुछ हताशा से बने जबकि कई जगहों पर एक मजाक से शुरू होकर अचानक राज्य बन गए। सीलैंड उत्तरी सागर में एक पुराना कंक्रीट प्लेटफॉर्म है जिसे द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान ब्रिटेन ने बनाया था। जब इसे भुला दिया गया तो रेडियो समुद्री डाकू रॉय बेट्स ने इसे अपने कब्जे में ले लिया और 1967 में एक स्वतंत्र राज्य सीलैंड रियासत घोषित कर दिया। वह राजकुमार बन गए, एक संविधान, झंडा, राष्ट्रगान बनाया और उपाधियां देना शुरू कर दिया। एक बार वहां प्रतिस्पर्धियों ने हमला कर दिया और एक वास्तविक गोलीबारी हुई, जिसके बाद पकड़े गए युद्धबंदियों पर सीलैंड के कानूनों के तहत मुकदमा चलाया गया। ब्रिटिश अधिकारियों ने हस्तक्षेप नहीं किया, प्लेटफॉर्म क्षेत्रीय जल के बाहर था। तब से सीलैंड सूक्ष्म राज्यों के बीच एक किंवदंती बन गया है। यहाँ प्लेटफॉर्म पर सिर्फ 2-4 लोग हैं, लेकिन पासपोर्ट एक्ट, वेबसाइटें और यहाँ तक कि राजनयिक संबंध स्थापित करने के प्रयास भी हैं। आप बैरन का खिताब खरीद सकते हैं और नागरिक बन सकते हैं और ये एक मजाक जैसा लग सकता है, लेकिन बेट्स के बेटे प्रिंस माइकल से ये कहने की हिम्मत मत करना। वो ठंडे समुद्र के बीच कंक्रीट के एक टुकड़े पर अपने देश का गंभीरता से शासन करते हैं। मोलोसिया नेवादा के रेगिस्तान के पिछवाड़े में कैक्टस और चिलचिलाती धूप के बीच मोलोसिया गणराज्य फैला हुआ है, जिसमें एक व्यक्ति की सेना, एक सीमा चौकी, अपनी मुद्रा, कुकीज और यहाँ तक कि कानून भी हैं। राष्ट्रपति केविन बो हमेशा सैन्य वर्दी में पदकों के साथ पर्यटकों का स्वागत करते हैं, पासपोर्ट पर मुहर लगाते हैं और पूरे क्षेत्र का भ्रमण कराते हैं। मोलोसिया एक्सटेंशन कॉर्ड प्याज और बिल्लियों के आयात पर प्रतिबंध लगाता है। इस देश की एक वेबसाइट, झंडा, राष्ट्रगान और यहाँ तक कि अपने त्योहारों वाला एक कैलेंडर भी है। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि मोलोसिया पूर्वी जर्मनी के साथ युद्ध की स्थिति में है, औपचारिक रूप से एक पराजित देश के साथ जिसका अब लंबे समय से कोई अस्तित्व नहीं है। और ये सिर्फ एक मजाक नहीं बल्कि एक स्टैंड है। मोलोसिया कोई मजाक नहीं बल्कि नौकरशाही, सीमाओं और राष्ट्रवाद की उपासना पर एक व्यंग्य है। यहाँ सब कुछ व्यंग्य के साथ किया गया है, लेकिन इतनी गंभीरता से कि आपको संदेह होने लगता है, क्या ये सब एक वास्तविक देश ही है? लिबरलैंड सर्बिया और क्रोएशिया के बीच डेन्यूब नदी के किनारे एक जमीन का टुकड़ा है जिसे नो मैंस लैंड कहा जाता है, जिस पर कोई भी पक्ष दावा नहीं करता है। 2015 में चेक राजनेता विट जेडलिका ने इसे लिबरलैंड गणराज्य घोषित किया। उन्होंने झंडा फहराया, घोषणा पत्र पढ़ा और उन सभी को आमंत्रित किया जो करों के बिना और अधिकतम व्यक्तिगत स्वतंत्रता के साथ जीना चाहते हैं। देश का एक संविधान, डिजिटल सरकार, क्रिप्टो करेंसी और एक वेबसाइट है जहां नागरिकता के लिए आवेदन किया जा सकता है। शारीरिक रूप से वहां पहुंचना मुश्किल है। क्रोएशियाई लोग जेडलिका को एक उत्तेजक व्यक्ति मानते हुए पहुंच को अवरुद्ध करते हैं, लेकिन लिबरलैंड क्षेत्र के बारे में नहीं बल्कि एक विचार के बारे में है। न्यूनतम राज्य, अधिकतम स्वतंत्रता, सब कुछ विकेंद्रीकृत है और ब्लॉकचेन पर आधारित है। उनके पहले ही मंच, शिखर सम्मेलन और यहाँ तक कि राजनयिक भी थे। लिबरलैंड उन लोगों के लिए एक प्रतीक बन गया है जो कहना चाहते हैं, राज्य, सेना और कर नहीं है, ये लोगों के बीच एक अनुबंध है। लाडोनिया स्वीडन के तट पर एक दुर्गम खाड़ी में जंगल के बीच लकड़ी का एक अव्यवस्थित ढेर, निमिस नामक मूर्तिकला परिसर खड़ा है। इसे कलाकार लार्स विल्क्स ने बनाया था और जब स्थानीय अधिकारियों ने अवैध निर्माणों को हटाने की मांग की तो उन्होंने हार नहीं मानी बल्कि घोषणा की कि ये क्षेत्र एक स्वतंत्र राज्य लाडोनिया है। तब से लाडोनिया एक कला राज्य के रूप में अस्तित्व में है। यहाँ मंत्री, ट्रोलिंग के मंत्री सहित एक राजकीय प्रतीक, मुद्रा, नागरिकता, इंटरनेट आवेदन द्वारा और अंतरराष्ट्रीय रचनात्मक दूतावास भी मौजूद है। लाडोनिया में कोई स्थायी निवासी नहीं है, लेकिन ये सैकड़ों पर्यटकों और प्रशंसकों को अपनी ओर खींचता है। लोग जंगल के रास्तों से होकर उस देश में पहुंचते हैं जो लकड़ी के एक टुकड़े और जिद से जन्मा था। लार्स विल्क्स कभी नहीं झुके और उनका ये सूक्ष्म राज्य कला के माध्यम से नौकरशाही के प्रतिरोध का प्रतीक बन गया है। यहाँ आप सिर्फ पर्यटक नहीं बल्कि एक विचार के नागरिक हैं। उज़ुपिस विल्नियस के ठीक केंद्र में विल्निया नदी के पार उज़ुपिस नामक कलाकारों, संतुष्टों और स्वप्न दृष्टाओं के इलाके में एक पुल जाता है। 1997 में उन्होंने तय किया, सरकार से बदलावों का इंतजार बहुत हो चुका, अब अपना कुछ बनाने का समय है। और इस तरह उज़ुपिस गणराज्य का उदय हुआ। एक झंडे, राष्ट्रगान, सेना, 2 लोग, राष्ट्रपति और सबसे महत्वपूर्ण एक संविधान के साथ जिसे सीधे सड़क पर एक दीवार पर उत्कीर्ण किया गया है।
उस पर लिखा है, हर किसी को खुश रहने का अधिकार है, बिल्ली को अपने मालिक को न पसंद करने का अधिकार है, मनुष्य को मरने का अधिकार है, लेकिन वो बाध्य नहीं है। 1 अप्रैल को यहाँ स्वतंत्रता दिवस मनाया जाता है, जुलूस और पासपोर्ट में वीजा और नृत्यों के साथ। उज़्बेकिस्तान एक ऐसा देश है जहाँ कला अर्थव्यवस्था से अधिक महत्वपूर्ण है और व्यंग्य प्रोटोकॉल से अधिक महत्वपूर्ण है। लोग यहाँ सिर्फ आते नहीं हैं, वे एक दर्शन का हिस्सा बनते हैं। ये कोई मजाक नहीं है, ये पुराने शहर की पथरीली सड़कों पर फैला हुआ एक विरोध है। हट रिवर। 1970 में ऑस्ट्रेलिया के किसान लियोनार्ड कैसली को सरकार से अनाज का कोटा मिला और उन्हें एहसास हुआ कि वे अपने परिवार का पेट नहीं भर सकते थे। उन्होंने सरकार को एक नोट भेजा और फिर अपने 75 वर्ग किलोमीटर के खेत को हट रिवर रियासत घोषित कर दिया। उन्होंने खुद को राजकुमार और अपनी पत्नी को राजकुमारी घोषित किया। जल्द ही प्रतीक चिन्ह, झंडा, डाक टिकट, सिक्के और यहां तक कि पासपोर्ट भी सामने आ गए। ऑस्ट्रेलियाई अधिकारियों ने पहले तो इस स्थिति को नजरअंदाज किया और फिर कानूनी लड़ाई शुरू कर दी, लेकिन कैसली ने एक अंतर्राष्ट्रीय नेता की तरह आत्मविश्वास से काम संभाला। पर्यटक, पत्रकार, राजनयिक उनके पास आते थे और वो उन्हें अपने पैसों से बनवाए गए महल के सामने एक चोगे और मुकुट में मिलते थे। लगभग आधी सदी तक हट रिवर ने अपना जीवन जिया, एक स्कूल, एक खेत, एक राजशाही और कर स्वतंत्रता के साथ। और यद्यपि 2020 में कैसली की मृत्यु के बाद ये सूक्ष्म राष्ट्र बंद हो गया, एक जिद्दी किसान ने कैसे अपना राज्य बनाया, या कहानी नागरिक अवज्ञा का प्रतीक बनी हुई है। जालूपिया वीके पर एक मजाक के रूप में उभरा। नाम बेतुका था, लेकिन इसी ने एक नए मेम राज्य को जन्म दिया। कुछ ही महीनों में इस परियोजना को झंडा, प्रतीक चिन्ह, गान, संसद, सेना, मुख्यतः जेफ और फोटोशॉप की गई तस्वीरों से बनी पासपोर्ट और यहाँ तक कि कानून भी मिल गए। कोई भी इच्छुक व्यक्ति जालूपिया में शामिल हो सकता था, माइनस बस एक फॉर्म भरना था और अपने लिए एक पदवी सोचनी थी। पहला चुनाव अभियान चलाया गया और मंत्री भी सामने आए। मेम संस्कृति के विषाक्तता से रक्षा के और अन्य फर्जी देशों के साथ विदेश मामलों के पूरी तरह से विनोदी आधार होने के बावजूद यह समुदाय एक सच्ची ऑनलाइन राष्ट्र बन गया। लोग बैठकें आयोजित करते थे, किर्गिस्तान और उज़्बेकिस्तान के साथ व्यापार समझौते बनाते थे और सबसे बढ़कर पूरी गंभीरता को दिल खोलकर ट्रोल करते थे। जालूपिया ध्वज में लिपटी एक अराजकता है। जहां सब कुछ मनगढ़ंत है, वहां तुम जो चाहो वो बन सकते हो, यहां तक कि चप्पलों के मंत्री भी। मुख्य बात ये नहीं भूलना है कि गंभीरता कल्पना को मार देती है। किर्गिस्तान। 4chan और रेडिट पर जन्मा किर्गिस्तान राजनीतिक शुद्धता के खिलाफ इंटरनेट विद्रोह का केंद्र बन गया। हरे झंडे, प्रतीक चिन्ह में पेपे, मेंढक और मिडी ध्वनियों से बना राष्ट्रीय गान वाला देश। यहाँ कोई राष्ट्रपति नहीं थे, केवल महान केक के पुजारी थे, बेतुकेपन और ट्रोलिंग के पौराणिक देवता। किर्गिस्तान उन लोगों के लिए एकजुट होने का एक तरीका बन गया जो थोपे गए मानदंडों से थक चुके थे। लोग पासपोर्ट बनवाते थे, रैलियों में झंडा लगाते थे और यहाँ तक कि गंभीरता से चुनावों में भी जाते थे। और मीडिया उलझन में था, ये किर्गिस्तानी कौन है? वे नहीं समझ पाए कि ये एक मेटा मजाक था जिसमें अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का असली सार निहित है। किर्गिस्तान दिमाग में एक क्षेत्र है। इसे शारीरिक रूप से नहीं देखा जा सकता, लेकिन ये हर उस व्यक्ति में जीवित है जो मीम्स में हथियार देखता है। देश में नॉर्मी सामग्री से लड़ने के लिए मंत्रालय थे और प्रत्येक नागरिक को शिट पोस्टिंग का अधिकार था। ऐसी दुनिया में जहां सब कुछ प्रोटोकॉल के अनुसार होता है, किर्गिस्तान ने अराजकता चुनी और एक ऐसा मीम बन गया जो कभी नहीं मरता। कोचिता गणराज्य। फ्लोरिडा का की वेस्ट शहर लंबे समय से संघीय वाहन जांच से परेशान था। हर पर्यटक की जांच सीमा पर होती थी। स्थानीय लोगों ने यह सहन न करने का फैसला किया और 1982 में खुद को एक स्वतंत्र राज्य कोचिता गणराज्य घोषित कर दिया। शुरुआत में तो ये व्यंग्य था, पर बाद में ये गंभीर हो गया। एक स्थानीय कार्यकर्ता राष्ट्रपति बने, सरकार में रेस्तरां मालिक और कलाकार शामिल थे और मुख्य प्रतीक शंख तथा चुंबन बन गए। उन्होंने यहाँ तक कि अमेरिका के खिलाफ युद्ध की घोषणा भी की और फिर मानवीय सहायता के लिए आवेदन करने हेतु तुरंत आत्मसमर्पण कर दिया। कोचिता का वीजा एक कैफे में लगाई गई मोहर है और पासपोर्ट को स्मृति चिन्ह के रूप में खरीदा जा सकता है। लेकिन इसके पीछे सिर्फ मजाक ही नहीं है, ये छोटे क्षेत्रों और पर्यटन की समस्याओं पर ध्यान आकर्षित करने का एक तरीका है। आज कोचिता का झंडा शहर के केंद्र में फहराता है और स्थानीय निवासी खुद को गणराज्य के नागरिक कहते हैं। व्यंग्य नीति बन गया और विरोध एक ब्रांड। नई अटलांटिस।
साल 1964 में ब्रिटिश लेखक और दार्शनिक अलेक्जेंडर मार्शल ने अंतर्राष्ट्रीय जल क्षेत्र में एक मंच बनाया और उसे नया अटलांटिस घोषित किया, मानवतावाद, तर्क और स्वतंत्रता का देश। यह एक ऐसा यूटोपिया होना था जहां लोग तर्क के नियमों के अनुसार बिना सीमाओं, युद्धों और नौकरशाही के रहते। मार्शल ने संयुक्त राष्ट्र को पत्र लिखे नागरिकों को आमंत्रित किया और संविधान व कानून बनाए। उन्होंने वैज्ञानिक प्लेटफॉर्मों के एक ऐसे बेड़े का सपना देखा जहां मानवता राष्ट्रवाद और राजनीति से मुक्त होकर नई शुरुआत करती। लेकिन कुछ ही हफ्तों में एक तूफान ने इस संरचना को नष्ट कर दिया। सिर्फ एक घोषणा पत्र बचा। नए अटलांटिस को कभी कोई झंडा, पासपोर्ट या मान्यता नहीं मिली, पर यह एक ऐसा विचार बनकर रह गया जिसने कई लोगों को प्रेरित किया। आज इसे एक दार्शनिक हाव भाव के रूप में याद किया जाता है, उन राष्ट्रों के लिए एक मौनन ही जो दीवारें बनाते हैं। नया अटलांटिस शारीरिक रूप से भले ही डूब गया, पर उन लोगों के मन में उभर आया जो अब भी मानते हैं कि सपनों पर एक देश बनाया जा सकता है।